डियर ऑल अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? अच्छा जी, आज हम बात करेंगे जो आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट है और वो है सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, राइट। सो सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन कैसे होता है और उसके लिए हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होनी चाहिए, उस पे आज बात करेंगे। सो सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन कैसे होती है, इस पे बात करते हैं। इसके लिए पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया जाता है, थ्योरेटिकल के क्या इसके एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सारों पे बात। ये कैसे बनता है। अच्छा, इस सिलसिले में अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे कि और इसका मैकेनिज़्म देखेंगे, इस मैकेनिज़्म के थ्रू सल्फोनेशन होती है एनिलीन की। ये आप शायद ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरी में भी, लेकिन फिर भी आज हम कोशिश करेंगे कि इसको देखिए इसका मैकेनिज़्म। देखिए ये है आपका एनिलीन, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। इसमें अगर आप थोड़ा पहले मैकेनिज़्म को देख लें तो मैकेनिज़्म में आप देख सकते हैं कि ये एनिलीन है, राइट। और ये एनिलीन कैसे, ये एनिलीन है आपका, और ये एनिलीन जिसकी सल्फोनेशन होनी है H2SO4 की मौजूदगी में, तो इससे एक पहले इंटरमीडिएट बनता है, अमोनियम इंटरमीडिएट बनता है, फिर उसके बाद ये इसकी डायरेक्ट सल्फोनेशन हो जाती है। एक तो ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। आगे फिर इसकी माइग्रेशन हो जाना और फिर इस तरह का जो प्रोडक्ट बनना, 180 की माइग्रेशन हो जाना और ये प्रोडक्ट बन जाना। और फिर जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें पे जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास जब एक ही कंपाउंड के अंदर एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों पाए जाते हो, उसमें ये होता है एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे हो सकता है। जिस तरह आप एमिनो एसिड में देखते हैं, इसमें ज़्विटरॉइन फॉर्मेशन होती है। ज़्विटरॉइन क्या है, इसके दो टर्मिनस होते हैं एमिनो एसिड्स के, एक उसका एन टर्मिनस होता है, एक होता है सी टर्मिनस। तो जब भी आपका जो पीएच होता है सॉल्यूशन का, उस पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूशन का ओवरऑल पीएच जो है वो कम हो जाता है, लेस देन 7, तो जितना भी 1 की तरफ आता जाएगा तो ज़्यादा चांस होता है कि वो एसिडिक फॉर्म एग्जिस्ट करे, राइट। लेकिन जितना ही हम अगर पीएच को 7 से ऊपर लेके जाते हैं या बढ़ा देते हैं, उसमें फिर ये होगा कि इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी और ये बेसिक फॉर्म में जाएगा, और इसका जो बेसिक फॉर्म होगा यानी ये वाला फॉर्म वो पे प्रीडोमिनेट करेगा। ये जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये वही होगा आपका। ये पूरा एक्सपेरिमेंट। अच्छा, तो ये तो हो गया मैकेनिज्म कि H2SO4 आया, उनकी पहले एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक ये इंटरमीडिएट बनना और फिर उसके बाद न्यूट्रलाइज होके ये बना और फिर उसके बाद शिफ्ट हो जाना सल्फेट का एक इस टर्मिनस तक, और ये आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाना। ये ओवरऑल मैकेनिज्म है इस पूरे रिएक्शन का। हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले जो रिएजेंट जो है वो हम कैसे लेंगे और क्या क्या चीज़ें हम इसमें बनाएंगे। पहली बात तो ये है कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपका जो पार्ट शुरू हो जाता है दैट इज़ दी title of the experiment. So title of the experiment is sulfonation of the aniline, right? एनिलीन की सल्फोनेशन हो जाना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका सल्फोनियम पार्ट आ जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर ऐड करता है। एनिलीन बजाते खुद ये एनिलीन एक इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। वाहिद पोजीशन जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है दैट इज़ द मेटा पोजीशन। चूँकि इलेक्ट्रोफाइल जो कमिंग आता है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसमें अब ये होगा कि जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो,
वहाँ पे ये अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, अगर हमारे पास बेंजीन पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, तो वो तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। क्यों ये हमें कैसे पता है? ये जब हम इसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग फॉर्म बनाते हैं, तो उन रेजोनेटिंग फॉर्म्स में ज़्यादातर फॉर्म में आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती हुई नज़र आती है। इसी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन, और डेफिनेटली जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो भी इधर ही लगेगा, राइट? क्यों? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा ही जाके, इसके इलेक्ट्रॉन ही जाके ओवरलैप कर जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल के साथ, मेटा पे कोई चांस नहीं। तो अब इसका ये पूरा मैकेनिज्म है किस तरह? सो व्हेन द कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर स्ट्रांगली एसिडिक, राइट? जब आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कंडीशन जो है वो एसिडिक हो, तो एक्सटेंसिव प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन लोन पेयर अकर्स। जब एसिडिक हो तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगी? प्रोटोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन होगी, एंड रिजल्टिंग इट्स activating influence is considerably diminished, right? So when the condition for the electrophilic substitution are strongly acidic, extensive protonation of lone pair nitrogen pair occur and its activating influence is considerably diminished. तो इसका जो pair activating influence होगा वो diminish हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, right? कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन जिस वक्त ये आप पीएच को बहुत ज़्यादा लो रखते हैं, तो उसमें फिर ये होगा कि ये डायरेक्टली जाके H2SO4 के साथ वो डायरेक्ट इसी की सल्फोनेशन हो जाएगी, बजाय ऐसे कि ये रिंग के हो, पहले इसकी सल्फोनेशन हो जाएगी, क्योंकि ये खुद बजाते खुद बेस है, और बेस जाके एसिड के ऊपर ही अटैक करेगा ना, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। तो सबसे पहले जो चीज़ होगी, अगर हमारे पास एसिडिक मीन्स के लो पीएच है, तो फिर होगा ये कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बना देंगे, मीन्स के एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट्स बना देंगे, और इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी सूरत में इसकी जो एक्टिवेटिंग पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। So if aniline is treated with excess of concentrated sulfuric acid and then resulting mixture which contain aniline sulfate, ये फिर क्या होगा? अगर आप बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे, तो फिर तो एनिलीन सल्फेट बनेगा, और एनिलीन सल्फेट अगर बनेगा तो फिर क्या होगा? रिएक्शन में एनिलीन सल्फेट is heated 180 degree centigrade until a test portion when mixed with sodium hydroxide no longer liberate aniline। ठीक है जी। सो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इन इस फॉर्म, इसमें एक चीज़ हो सकती है, देखिए ये मैंने जैसे कहा ना कि ये बेसिक है, और जो कमिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप ट्राई करते हैं वो खुद स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड बेस का बताने की शायद आपको ज़रूरत ना हो, एसिड बेस का रिएक्शन हमेशा के लिए सॉल्ट्स ही होगा ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो बजाय कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सल्फेट ग्रुप लग जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या होगा, इसमें एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा इसके साथ। ये रिएक्शन को हम अवॉइड कर सकते हैं एक सूरत में, और वो ये है कि अगर आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ले जाए और साथ में इसको ट्राई करें NaOH। अब NaOH का फ़ायदा क्या होगा? NaOH का फ़ायदा ये है कि NaOH इनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट? बजाय इसको मौका मिले कि वो इसके साथ रिएक्ट करे, NaOH इसको नहीं छोड़ेगा, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो जाएगा H2SO4 का NaOH के साथ। तो उस सूरत में फिर आपका ये फारिग हो जाएगा, तो फिर ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के लिए अवेलेबल होगा, राइट? सो ये है टारगेट के, फॉर एग्जांपल इफ एन एलिन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, द रिजल्टिंग मिक्सचर विच कंटेन एनिलीन सल्फेट। अब रिजल्टिंग मिक्सचर में एनिलीन सल्फेट होगा, क्यों? इज हीटेड एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले तो ये एनिलीन सल्फेट था ना, लेकिन ये एनिलीन सल्फेट को जब आप दोबारा हीट करेंगे तो बनेगा पहले, लेकिन जब आप इसको
करेंगे ट्रीट करेंगे NaOH के साथ, तो जाहिर है NaOH ने क्या करना है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता इसको, तो फिर क्या करें, इसको निकाल के फिर इसकी जगह पे दोबारा एनिलीन हो जाएगा और ये सल्फेट पारे होके ये पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, ऑर्थो पे भी लग सकता है, पैरा पे भी। सो द टेस्ट पोर्शन व्हेन मिक्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ इसको मिक्स किया जाता है, नो लिबरेट्स एनिलीन, राइट। सो पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी सल्फ जिसको सल्फ एनिलिक एसिड, सल्फ एनिलिक एसिड इज फॉर्म, ये बनता है सल्फ एनिलिक एसिड। दिस सेपरेट्स एज द डाइहाइड्रेट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।